If you want to enjoy a high quality product, you have to pay a higher price. लेकिन क्या हम इसके बारे में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है, एक नागरिक के तौर पे जो आपकी हैसियत है वो खत्म, यानी जो शख्स बिजली का बिल ईमानदारी से नहीं दे सकता वो ये कहता है कि मैं अपने देश के लिए जान दे सकता हूँ। नहीं तो देखिए, डेमोक्रेसी को तो ख़त्म होना ही है। डेमोक्रेसी तो दुनिया में जितना चल गई उतना भी बहुत है, और ये किसी एक देश की बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में बामुश्किल 10 से 12 साल में डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, कहने को रहेगी, एक वोटिंग राइट भी रहेगा, लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो कि आपका जो वोट है वो काउंट भी हुआ या नहीं हुआ, या आपके वोट का क्या हुआ, जब अगर आपको यही पता नहीं है तो फिर उस वोट की क्या वैल्यू है। तो वो वोट जो वोटिंग सिस्टम जो है पूरा वो कैसे हाईजेक होगा उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। तो डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में या तो एक मेजॉरिटेरियन अनार्की, ओपन मेजॉरिटेरियन अनार्की हो जाएगी, या फिर कुछ कंट्रीज़ में एक बिल्कुल ओपन डिक्टेटरशिप होगी। तो अब सवाल ये है कि ये डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म क्यों हो रही है, जब डेमोक्रेसी एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी वो एक आम आदमी को भी एम्पावर करती है। उसे भी लगता है कि मैं भी सवाल पूछ सकता हूँ, मैं वोट करता हूँ, मैं सरकार बनाता हूँ, मैं सरकार गिरा सकता हूँ, मैं सवाल पूछ सकता हूँ। तो जब डेमोक्रेसी इतनी शानदार चीज़ है तो फिर ये ख़त्म क्यों हो रही है? क्योंकि अच्छी चीज़ तो सब चाहते हैं ना, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। तो उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये है कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यू हैव टू पे अ हायर प्राइस। अगर आप कोई एक बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहते हैं तो आपको कीमत जो है वो उसके हिसाब से देनी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज ह्यूमन अपने उस स्टैंडर्ड पर नहीं है कि वो डेमोक्रेसी की कीमत चुका सके। देखिए, दो चीज़ें ह्यूमन नेचर में, दो चीज़ें बहुत गहराई से बैठी हुई होती हैं। एक तो ये कि वो राज करना चाहता है वो रूल करना चाहता है समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर। अब वो चाहे वो सेलिब्रिटी बनकर हो, या पॉलिटिकल लीडर बनकर हो, या वो स्पिरिचुअल लीडर बनकर हो, या फिर वो पैसे वाला बनकर हो, या फिर वो कोई गुंडा या बदमाश बनकर हो, लेकिन वो राज करना चाहता है, वो रूल करना चाहता है, ये होता है। दूसरी जो चीज़ है वो है मेंटल स्लेवरी, यानी कि मानसिक गुलामी। अब ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये इसलिए भी ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि इंसान को खुद ही पता नहीं लगता कि वो कब इस मेंटल स्लेवरी की जकड़ में आ चुका है। हम अक्सर एक शब्द यूज़ करते हैं, फ़ैन। ये उसका फ़ैन है, मैं उसका फ़ैन हूँ, मैं उस सेलिब्रिटी का फ़ैन हूँ, मैं उस बाबा का फ़ैन हूँ। तो अक्सर हम ये वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, फ़ैन। तो हमें पता है कि ये फ़ैन जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है फैनेटिक। फैनेटिक। अब फैनेटिक के मायने क्या होते हैं? फैनेटिक के मायने अगर हम देखें तो फैनेटिक के मायने हैं हठधर्मी, कट्टर, मिसगाइडेड। और एक जो फैनेटिक का मायना है वो आजकल एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ उस संदर्भ में इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मायने बता रहा हूँ। तो एक फैनेटिक का जो मीनिंग है वो है अंधभक्त। तो ये जो फैनिज्म जो है, ये फैनिज्म इज़ ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द मेंटल स्लेवरी, यानी कि ये फ़ैन होना और ये एक मानसिक गुलामी की तरफ पहला कदम है। क्योंकि इसके बाद इंसान को ये पता नहीं लगता कि वो कब एक प्रशंसक से एक मानसिक गुलाम में बदल गया है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो शख्स होता है वो अपने आका, अपने मालिक भी खुद ही चुनता है।
जैसे मान लीजिए अगर किसी को इंटरटेनमेंट में ज़्यादा दिलचस्पी है तो वह किसी सेलिब्रिटी में अपना मालिक अपना आका ढूंढ लेगा। अगर किसी को रिलीजन वो ज़्यादा है, उसको धार्मिक और मजहबी चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वो किसी स्पिरिचुअल लीडर में, किसी फ़कीर में, किसी पीर में, किसी बाबा में वो अपना मालिक अपना आका ढूंढ लेगा। क्या होता है कि एक प्रशंसा करना किसी चीज़ की वो एक अलग बात है। आप किसी को पसंद भी करते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके फ़र्क को समझना पड़ेगा कि मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छी पेंटिंग देखी तो आपने उसकी तारीफ़ की, वो एक अच्छी चीज़ है। आपने कोई फिल्म देखी है, आपको फिल्म पसंद आए, उसके किरदार पसंद आए, उसकी कहानी पसंद आई, आपने उन सब चीज़ों की तारीफ़ की, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि इन सेलिब्रिटीज़ के घरों के बाहर लोगों का हुजूम रहता है, भीड़ लगी रहती है। यानी कि लोग अपना सब कुछ छोड़ करके वहाँ घंटों घंटों 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वहाँ खड़े रहते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो हमारे साहब जो हैं, हमारे स्टार जो हैं, उनकी हमें एक झलक देखने को मिल जाए। जबकि उस वहाँ खड़े हुए उस शख्स को पता है कि मेरी हैसियत जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरी हैसियत, मेरा वजूद यहाँ पर कुछ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहाँ खड़ा रहता है। अगर हम ईमानदारी से देखें तो वहाँ बाहर खड़े हुए उस शख्स से ज़्यादा इज्जत उस सेलिब्रिटी के घर के अंदर जो उसका जो पालतू जानवर है उसकी है, क्योंकि उसका वो पालतू जानवर तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकता है, उसके बेड पर जा सकता है, उसके सोफे पर जा सकता है। लेकिन ये लोग जो बाहर खड़े हुए हैं, इनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि ये 50 फीट या वो 100 फीट की जो दूरी है उसे लांघ करके ये उस सेलिब्रिटी के घर के मेन गेट पर नॉक कर सकें। अगर ये ऐसा कर दें तो उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दें। तो इन्हें पता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी ये वहाँ खड़े रहते हैं। कभी कभी ये नौबत आ जाती है कि पुलिस लाठी चार्ज करके भगाती है, लेकिन ये वहाँ खड़े रहते हैं इस इंतज़ार में कि वो हमारा जो मसीहा है वो आ जाए और हम उसे एक बार देख लें। और वो सेलिब्रिटी जो है वो एक बिल्कुल मसीहा की तरह आता है और ऊपर से आकर के हाथ हिलाता है और ये नीचे से पागलों की तरह चिल्लाते हैं, जबकि इन्हें पता है कि हमारी आवाज़ जो है वो वहाँ तक नहीं जा रही, वो सुन नहीं पा रहा हमें, लेकिन ये चिल्लाते हैं। ये है मेंटल स्लेवरी, ये है मानसिक गुलामी, कि आपको पता है कि आपकी जो हैसियत है वो ज़ीरो हो चुकी है, लेकिन फिर भी बस आप दीवानों की तरह वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं। उसी तरह से जब कोई शख्स किसी स्पिरिचुअल लीडर का या किसी बाबा का या किसी पीर का मानसिक तौर पर गुलाम हो जाता है, तो उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि उसके जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसकी जो गीता है, कुरान है, बाइबल है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बस वो पीर या वो जो बाबा या स्पिरिचुअल लीडर जो कह रहा है, बस वही वर्ड ऑफ गॉड है। और आपको इसके भी कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी कुछ साल पहले आपने पढ़ा होगा, देखा होगा न्यूज़ में भी, कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके 2 बच्चे थे। तो एक बच्चा जो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, एक बच्चा पढ़ाई में थोड़ा तेज़ था। तो उनके बाबा ने ये बोल दिया कि जो बच्चा तेज़ है उसका ब्लड जो है वो उस कमज़ोर जो पढ़ाई में बच्चा है उसको चढ़ा दो, तो वो भी पढ़ाई में तेज़ हो जाएगा। दोनों बच्चों का ब्लड ग्रुप अलग अलग था और वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उन्हें पता है कि इस तरह से ब्लड नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन उन्होंने वो ब्लड चढ़ा दिया और उस बच्चे की डेथ हो गई। अब मेंटल स्लेवरी इतनी हावी हो जाती है कि उसके बाद में जो साइंस है या जो सच्चाई है वो कोई मायने नहीं रखती, बस वो हमारे बाबा ने कह दिया, बस वो कह दिया। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई शख्स किसी सेलिब्रिटी का मानसिक तौर पर गुलाम है तो वो अपना नुकसान कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने परिवार का नुकसान कर सकता है। अगर कोई शख्स किसी स्पिरिचुअल लीडर का, किसी बाबा का, किसी पीर का अगर मानसिक तौर पर गुलाम है तो वह शख्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार का और अपने धर्म का नुकसान कर सकता है। लेकिन जब जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी पॉलिटिकल लीडर की मानसिक गुलामी स्वीकार कर लेती है तो फिर उसका जो खामियाजा है वो पूरे देश को भुगतना पड़ता है, उसका जो खामियाजा है वो डेमोक्रेसी को भुगतना पड़ता है।
डेमोक्रेसी में डेंट एंड क्रैक्स उसी वक्त आना शुरू हो जाते हैं जब एक नागरिक अपने चेहरे पर किसी नेता का मास्क लगाने लग जाता है। क्योंकि जब आप किसी नेता का मास्क अपने चेहरे पर लगाते हैं तो फिर एज ए सिटीजन आपकी जो वैल्यू है, एक नागरिक के तौर पे जो आपकी हैसियत है वो खत्म हो जाती है। फिर आपके अंदर भी वही लीडर है, वही नेता है। और डेमोक्रेसी में दोनों चाहिए, सवाल पूछने वाला और जवाब देने वाला। तो जब जनता अपने चेहरे पर मास्क लगाने लग जाती है पॉलिटिकल लीडर्स के, तो वो जनता खत्म हो जाती है। फिर वो सिर्फ भीड़ होती है जो उस पॉलिटिकल लीडर के बस पीछे जाना है उसे। और मेंटल स्लेवरी के अंदर यही होता है, इंसान की अपनी खुद की समझ, अपनी खुद की सोच, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके सवाल, ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं। बस फिर वो सामने एक मसीहा दिखता है, वो मसीहा है जो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और हमें बस उसके पीछे पीछे चलना है। और अगर आप आज ज़्यादातर कंट्रीज में देखेंगे तो सच्चाई ये है कि ज़्यादातर कंट्रीज में ज़्यादातर जनता जो है उसने पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल लीडर जो हैं उनकी गुलामी स्वीकार कर ली है। किसी ने धर्म के नाम पर, किसी ने मजहब के नाम पर, किसी ने सुरक्षा के नाम पर, किसी ने नेशनलिज्म के नाम पर, किसी ने माइग्रेशन के नाम पर, तो किसी ने देशभक्ति के नाम पर, लेकिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वजह से उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स की और पॉलिटिकल पार्टीज की गुलामी जो है वो स्वीकार कर ली है। और दूसरी वजह यह है कि हम डेमोक्रेसी के पिलर्स की बात करते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं उसमें हम नॉर्मली 4 काउंट करते हैं, है ना। एक आपके प्रेस, मीडिया, एक जुडिशरी, तीसरा लेजिस्लेटिव और चौथा जो है वो रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें कुछ लोग 2-3 चीज़ें और जोड़ते हैं, जैसे कुछ जोड़ते हैं इसमें नॉलेज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब वो ठीक है, आप डेमोक्रेसी के पिलर चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, लेकिन क्या हम इसके बारे में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है, डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है वो क्या है। भाई आपके जो पिलर्स हैं, मान लीजिए 4, 5, 6 पिलर्स हैं, और अगर एक पिलर कहीं पे कुछ उसमें डैमेज आ भी रहा है तो आपके पास वक्त है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास 2-4 पिलर और हैं जो उसको संभाले हुए हैं, तो आपके पास वक्त है, आप उसे रिपेयर कर सकते हो। लेकिन फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर उस फाउंडेशन में कहीं से पानी रिस रहा है और वो फाउंडेशन अगर कमज़ोर हो रही है, तो वो फाउंडेशन कमज़ोर होती है तो आपका पिलर्स के साथ पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा। तो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन क्या है? अब मेरा ये मानना है, हो सकता है शायद कोई इससे इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है वो एक नागरिक की ईमानदारी और उसकी नैतिकता, ये डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। एक सोसाइटी के एथिक्स, उसकी मोरालिटी। अब ये क्यों फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की? क्योंकि देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी में से एक नागरिक की ईमानदारी और एक नागरिक की नैतिकता अगर हम निकाल लेते हैं डेमोक्रेसी में से, तो एक डेमोक्रेसी अपने आप ही एक लीगल मेजॉरिटेरियन अनार्की में बदल जाती है। अब ये लीगल मैं शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, बताऊंगा आपको। तो डेमोक्रेसी और मेजॉरिटेरियन अनार्की के बीच में एक बहुत ही महीन लाइन है, जो कब क्रॉस हो जाती है ये शायद हमें पता नहीं चलता, इसलिए ज़्यादा हमें होशियार रहने की ज़रूरत होती है। अब हम इसे 2 सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक इलेक्शन के अंदर 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। अब पर्सन ए जो है वो एक गुंडा है, बदमाश है, उसके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस हैं, सबको पता है, उस दायरे में जितने लोग हैं सबको पता है कि ये क्रिमिनल है, इसने बहुत से गलत काम किए हैं, इसने अगर पैसा भी कमाया तो गलत तरीके से कमाया है। और एक तरफ है पर्सन बी। अब पर्सन बी के बारे में सबको ये पता है कि भाई ये एक ईमानदार शख्स है, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। अब अगर हम एथिक्स पे बात करें तो किसे जीतना चाहिए?
उस शख्स को जो कि ईमानदार है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये जो पर्सन ए है, ये अगर अपने पैसे का इस्तेमाल करके जैसे तैसे 60-70 लोगों को अपनी तरफ कर लेता है, और वहाँ मान लीजिए कि 100 लोग वोट देने वाले हैं, और ये किसी तरह का लालच दे करके 60-70 लोगों को अपनी तरफ कर लेता है, और वो वोट देने वाला शख्स एक नागरिक ना हो करके अगर वो सिर्फ एक इंडिविजुअल सोचे कि भाई मुझे तो, वो किसी भी लालच में कि भाई मुझे तो पैसा मिल गया, या ये मेरी ज़ात का है, या ये मेरे मज़हब का है, या ये मेरे धर्म का है, तो मुझे तो फ़ायदा मिल जाएगा, बाकी सबको फ़ायदा मिले ना मिले। तो अगर वो जब अपनी ईमानदारी और नैतिकता साइड में रख करके वो सिर्फ अपना खुद का फ़ायदा सोच करके वोट करता है, तो इसी तरीके से जब वो सारे लोग वोट करते हैं तो ये डेमोक्रेसी नहीं, ये मेजोरिटेरियन अनार्की है। क्योंकि आपने अपने एक लालच के लिए आपने गुंडे बदमाश को आपने जो समाज में शायद रहने लायक नहीं है, उसे आपने एक नेता, एक लीडर बना दिया। तो जैसे ही आपने अपनी नैतिकता और अपनी ईमानदारी को छोड़ा, वो एक मेजोरिटेरियन अनार्की हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल यूं समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक पार्लियामेंट है जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 200 मेंबर्स की है। अब वहां पर 50 जो है वो फीमेल हैं, और एक बिल वहां लाया जाता है कि भाई एक लॉ बनाएंगे कि जो रेपिस्ट है उसे मैक्सिमम 3 महीने की सजा होगी। अब ये बिल पहली बार में देखने में लगता है कि भाई ये तो फीमेल्स के खिलाफ है और ये मेल्स को फायदा पहुंचाने वाला है। तो अब जो वहां पर 50 फीमेल्स हैं उनको लग रहा है कि ये हमारे खिलाफ है, तो वो तो इसके पक्ष में वोट नहीं देंगी। लेकिन उनकी तो वो तो माइनॉरिटी में है, वो तो सिर्फ 50 हैं, तो वो वोट पक्ष में दें या ना दें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अब ये जो 150 मेल हैं, इनकी ईमानदारी और इनकी नैतिकता के ऊपर है कि अगर ये सिर्फ इंडिविजुअल होकर के सोचें कि भाई ये मर्दों को फायदा पहुंचाने वाला है, कल को हो सकता है मुझे भी इसका फायदा पहुंचे। हालांकि कल को अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो वो एक बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर वो सिर्फ ये सोचें कि भाई ये मेरी कौम को, मर्द जात को फायदा पहुंचाने वाला है, हम तो इसको वोट करेंगे, तो वोट कर देंगे तो वो लॉ बन जाएगा। और अगर वो अपनी ईमानदारी, अपनी नैतिकता पर रहेंगे तो वो लॉ नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी में डिसीजन कौन करता है? डेमोक्रेसी में डिसीजन करता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। अब आप या तो ये कह लीजिए कि ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत है, या यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वीकनेस है कि बस कैसे भी आए नंबर आ जाए। तो जब एक नागरिक अपने नागरिक ना होने के बजाय सिर्फ एक पर्सनल प्रॉफिट को देखता है और अपनी वो नैतिकता और अपनी ईमानदारी छोड़ देता है, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रहती, फिर वो एक लीगल मेजोरिटेरियन अनार्की हो जाती है। क्योंकि जो शख्स वो वोट जीता है आप उसे कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वोट लेकर के जीता है। और आज जो हमें गलतफहमी और है, हम अक्सर बात करते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो नेचर का हो रहा है, प्रकृति का हो रहा है, या फिर फाइनेंशियल तौर पे हो रहा है, इकोनॉमिस्ट कोलैप्स कर रही हैं। यहाँ पर भी अगर हम ईमानदार होकर के सोचें तो हमें ये नज़र आएगा कि पिछले कुछ सालों में जितना पतन इंसान की ईमानदारी और उसकी नैतिकता का हुआ है, शायद किसी और चीज़ का नहीं हुआ। यानी जिस रफ्तार से इंसान की ईमानदारी और उसकी नैतिकता गिरी है, शायद कोई दूसरी चीज़ दुनिया में नहीं गिरी। आज हमारी ये कंडीशन है कि एक शख्स जो दूध मिलावट का बेचता है, जो सिंथेटिक दूध बना करके बेचता है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करता है, वही शख्स जब एक मेडिकल स्टोर पे जाता है तो वो ये उम्मीद रखता है कि ये मेडिकल स्टोर वाला मुझे सही दवा दे, वाजिब कीमत पे दे। और वो मेडिकल स्टोर वाला जो एक 5 रुपए की टैबलेट 50 रुपए में बेच देता है और उसकी क्वालिटी की भी कोई श्योरिटी नहीं है, वो मेडिकल स्टोर वाला जब एक किराने वाले के पास जाता है या एक सब्जी वाले के पास जाता है तो वो ये उम्मीद करता है कि ये किराने वाला मुझे प्योर मसाले दे, ये मुझे बिल्कुल शुद्ध सामान दे ताकि हमारी सेहत जो है उसके साथ खिलवाड़ ना हो। और वो किराने वाला या वो सामान वाला जो पूरा सामान मिलावट का बेचता है, जिसने दाल से लेकर के आपके मसाले तक और उसका बस चले तो वो पानी में भी मिलावट करके बेच दे,
जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो ये उम्मीद करता है कि डॉक्टर साहब मुझे अच्छे से देखें, मुझे सस्ता इलाज लिखें, अच्छा इलाज लिखें, मेरे लिए कोई मुझे बेफजूल के गैर ज़रूरी टेस्ट ना लिखें। लेकिन वो डॉक्टर जो अपने पेशेंट को एक बकरा समझता है और क्योंकि उसका जो कमीशन है लैब से, तो वो 50 गैर ज़रूरी टेस्ट लिख देता है। वही डॉक्टर जब अपने बच्चों को स्कूल भेजता है तो वो ये उम्मीद करता है कि ये स्कूल जो है ये मेरे बच्चों को एक सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन दे। और वो स्कूल वाला जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक कारोबारिक धंधा बना दिया है, जहां हर चीज़ कमीशन की है, जहां ड्रेस कमीशन की है, जहां किताबें कमीशन की हैं, जहां जूते कमीशन के हैं, जहां मोजे कमीशन के हैं। यानी कि कमीशन का यह हाल है कि अगर आप ये किताब नहीं लोगे तो आपको कोर्स ही नहीं मिलेगा। कमीशन का यह हाल है कि फ्राइडे की ड्रेस जो है वो अलग है, मंडे की ड्रेस वो अलग है। तो जिसने पूरा एक कमीशन का एक चक्रव्यूह रचा हुआ है, जो पेरेंट्स की और उनके बच्चों की खून निचोड़ लेता है उनका, वो स्कूल वाला ये उम्मीद रखता है कि ये बच्चे जब यहां से पढ़ करके निकले तो ये ईमानदार और अच्छे IAS, IPS और ब्यूरोक्रेट्स बने। तो हम आज इस स्तर पे आ गए कि हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, लेकिन हम हमारे खुद के लिए बेहतर चाहते हैं। हम एयर कंडीशन लगा लेते हैं और जब उस एयर कंडीशन का बिजली का बिल देने की जब नियत नहीं होती तो हम बिजली में उसमें मीटर में कुछ खुराफात कर लेते हैं और फिर हम बाहर जाकर के अपने दोस्तों के बीच में कहते हैं कि मैं देश के लिए जान दे सकता हूं। यानी जो शख्स बिजली का बिल ईमानदारी से नहीं दे सकता, वो ये कहता है कि मैं अपने देश के लिए जान दे सकता हूं। वो सही कह रहा है, वो जान दे सकता है, क्योंकि वो चाहे एक अच्छा नागरिक हो या ना हो, लेकिन वो देशभक्त तो है। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे जो CA से सबसे पहला सवाल होता है वो ये होता है कि बॉस कुछ ऐसा करो कि टैक्स बच जाए, और उसके बाद हम हमारे फेसबुक और ट्विटर पे लिखते हैं नेशन फर्स्ट, क्योंकि देशभक्त है। और आज की जो पॉलिटिक्स है उससे ये सिर्फ देशभक्त ही सूट करते हैं। आज की जो पॉलिटिक्स है उसे अच्छे नागरिक नहीं चाहिए, उसे देशभक्त ही चाहिए। अब एक अच्छे नागरिक में और देशभक्त में क्या फर्क है? देखिए, एक अच्छा नागरिक जो होगा वो अपने लोगों से भी प्यार करेगा और वो उस देश की जमीन से भी प्यार करेगा, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जो देश जो होता है वो एक एसेट भी है। वहां जमीन है, हरियाली है, घास है, पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, ब्यूटी है। तो ये जो सिर्फ देशभक्त है, इसे उस जमीन से प्यार है। और आज जो पॉलिटिक्स ने जो देशभक्ति की परिभाषा बना दी गई है वो ये है कि आप चाहे अपने ही लोगों को मिलावट का सामान खिला करके मारें, आप चाहे अपने ही देश के लोगों को नकली दवाइयां दे करके मार दें, आप चाहे उनकी जिंदगियों से खेलें, लेकिन अगर आप 26 जनवरी, 15 अगस्त या आपके किसी भी नेशनल डे पे आप झंडा उठा करके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर कोई जमीन पे कब्जा कर ले तो लोगों का खून खौल जाता है कि भाई हमें भेज दो, हम वहां पर जंग लड़ लेंगे। और ये वही लोग हैं जो न जाने कितना करप्शन करते हैं, न जाने किस तरीके से ये अपने ही देश के लोगों को चीट कर रहे हैं, तब इनका खून नहीं खोलता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ देशभक्त हैं। और आज की पॉलिटिक्स को ये सूट करता है। अभी आप ये देख लीजिए कि अगर हम कुछ सालों पीछे चले जाएं तो जो बड़े नेता होते थे, या खास तौर से जो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति किसी भी देश के, तो उनकी जो स्पीच होती थी या उनकी जो टॉक होती थी वो कई बार चेक होती थी, क्योंकि कहीं उसमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो एक सभ्य समाज में ना बोला जा सके, कहीं कोई उसमें ऐसी बात तो नहीं है जो पूरी तरीके से झूठ हो, या कहीं कोई उसके अंदर ऐसा तथ्य तो नहीं है जो जिसमें आधा झूठ हो आधा सच हो। क्यों? क्योंकि भाई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति झूठ बोल दे, ये तो एक सबसे बड़ा पद है। तो वहां तो वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो तो मोरल वैल्यू सेट करता है, क्योंकि उसे जनता सुन रही है, उसे आने वाली पीढ़ी सुन रही है, तो वो झूठ कैसे बोल सकता है?
पहले ये हुआ करता था, लेकिन अगर आप आज की स्थिति देखेंगे तो आज स्थिति उससे बिल्कुल उलट है। आज ज्यादातर देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जनता का हमारा कलेक्टिवली जब हमारा कोई मॉरल नहीं रहा, जब हम कलेक्टिवली हमारी मॉरल वैल्यूज डाउन हो रही हैं, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? जब डेमोक्रेसी की फाउंडेशन ही हमारी नैतिकता, हमारी ईमानदारी है और कलेक्टिवली हम उसे ही खो रहे हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी बचेगी? आप देखिए ना, अभी जो यूनाइटेड स्टेट का इलेक्शन चल रहा था अभी, तो उस वक्त तो ट्रंप प्रेसिडेंट थे, रिजल्ट नहीं आया था, तो वो एक स्पीच दे रहे थे, तो वो उस स्पीच का लाइव टेलीकास्ट रोक दिया टीवी चैनल्स ने कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं। और ये इतना कॉन्फिडेंट होकर झूठ क्यों बोल लेते हैं? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये इतना कॉन्फिडेंस होकर झूठ इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये 10,000 लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, ये दिन में 10 बार झूठ बोलते हैं। और जनता जो वहां बैठ करके उस झूठ को सुन रही है, वो भी सोचती है कि यार हम भी तो झूठ बोलते हैं, अगर थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या हुआ? तो इसकी स्वीकार्यता जो है वो आज इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जनता खुद झूठ बोल रही है। तो अब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर कोई ऐसा शब्द बोल दे जो ठीक ना हो, तो लोग कहते हैं अरे यार क्या हुआ, बोल दिया तो हम भी तो बोल देते हैं। अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर झूठ बोल दें तो जनता बोलती है अरे यार क्या हुआ, अगर थोड़ा झूठ बोल दिया तो हम भी तो झूठ बोलते हैं, सभी बोलते हैं थोड़ा थोड़ा झूठ। तो ये एक न्यू नॉर्मल है। तो ये न्यू नॉर्मल ये है कि जो हमारा जो नैतिक पतन हो रहा है उसे हम एक जो स्वीकृति दे रहे हैं कि भाई क्या हुआ, झूठ बोल दिया तो बोल दिया। तो जब हम कलेक्टिवली करप्ट हो रहे हैं तो फिर कहां से बचेगी डेमोक्रेसी? अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो मुझे तो देखिए, मेरा तो आज भी ये सोचना है कि जो कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना, सऊदी और गल्फ या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो एक ओपन किंगडम है और पाकिस्तान तो एक बिगॉट थॉट पे, कट्टर विचारधारा पे चलता है। लेकिन जो कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, मेरा ये मानना है कि उनमें से भी सिर्फ 2-3 कंट्रीज ऐसे होंगे जहां डेमोक्रेसी है, वरना ज्यादातर कंट्रीज में मेजोरिटेरियन अनार्की ही है। अब बात यह है कि ये जो मास्क है डेमोक्रेसी का, ये बहुत खूबसूरत मास्क है, ये अच्छा लगता है आपको कहने में कि भाई हम सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हैं, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम सबसे अच्छी डेमोक्रेसी हैं। तो कहने में अच्छा लगता है इसलिए कि भाई हमारे यहाँ आज़ादी है, तो आज़ादी तो एक पिंजरे के अंदर शेर को भी होती है, लेकिन उतनी होती है जितना उस पिंजरे का दायरा है। तो ये डेमोक्रेसी का मास्क इतना खूबसूरत है कि अभी इसे नेता लोग या जनता ये उतारना नहीं चाहते, ये अभी इसको पहने रखना चाहते हैं। लेकिन 10 से 12 साल के अंदर अंदर ये स्थिति आ जाएगी कि फिर आप या तो ये इनकी ईमानदारी कह लेना, या फिर आप ये समझ लो कि ये इनकी शराफत होगी, या ये इनकी बेशर्मी होगी कि ये उस मास्क को भी उतार फेंकेंगे कि भाई जब हम जो हैं वो हैं। तो ज्यादातर कंट्रीज के अंदर एक मेजोरिटेरियन अनार्की होगी या फिर एक डिक्टेटरशिप होगी, लेकिन डेमोक्रेसी मुश्किल से बामुश्किल 10 से 12 साल के अंदर अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी।